नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 9 अगस्त 1942 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक अहम तारीख है। इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में करो या मरो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 75 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर संसद के दोनों सदनों में अगस्त क्रांति आंदोलन में भाग लेने वालों को याद किया गया और शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे, 1630 घायल हुए और 18,000 नज़रबंद तथा 60,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मौके पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1942 की घटना आज़ादी के आंदोलन में अंतिम सबसे बड़ा जन संघर्ष था। इस आंदोलन से देश के हर कोने का आदमी जुड़ गया। यही वो दौर था जब अंतिम रूप से भारत छोड़ो की बात सामने आई। ये बहुत ज़रूरी है कि देश के युवा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी रखें। देश के आंदोलन में इसकी काफ़ी अहमियत थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल बन गया। इसके लिए हमें अनगिनत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज यही कुर्बानियाँ हमें मौका देती हैं कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें याद करें। आज जब हम इन शहीदों को नमन कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और लोग भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये एहसास बढ़ रहा है कि अंधकार की शक्तियाँ हमारे बीच फिर तेज़ी से उभर रही हैं। जहाँ आज़ादी का माहौल था, वहाँ भय फैल रहा है। ऐसा लगता है कि सेक्युलर और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं। असहमति और विचारों की गुंजाइश कम होती जा रही है और कानून के राज में भी गैर कानूनी शक्तियाँ हावी होती दिखाई दे रही हैं। आखिर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की विरासत और क्यों ये आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है? यही विषय है देश देशांतर में आज हमारी चर्चा का। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वयोवृद्ध लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी, वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय, सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रेम सिंह, और फ़ोन लाइन पर मुंबई से हमारे साथ हैं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारेख, जिन्होंने कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत जी पारेख आपसे करना चाहूँगा कि अब आप 94 बरस के हो गए हैं। 75 साल पहले आज ही के दिन जब आपने अगस्त क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्या यादें हैं उस दिन की आपकी, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं थोड़ा सा आपके सामने ये कह दूं कि 9 तारीख को यानी आज 1942 में मैं ग्वालियर टैंक मैदान पे था। 7 और 8 तारीख को AICC मीटिंग के अंदर मैं दर्शक सदस्य के तौर पे था और मैंने उन तमाम नेताओं को जो उस दिन भाषण दिए, जैसे गांधी जी ने 2 दफ़े हिंदी और अंग्रेजी में कहा, उन तमाम लोगों को मैंने सुना। हम लोग, मेरी उम्र के जो लोग थे, उनको आज़ादी के आंदोलन के बहुत इज्जत, बहुत इंटरेस्ट था और हम जहाँ कहीं AICC की मीटिंग या कांग्रेस की मीटिंग हो तो हम लोग जाया करते थे। इसी वजह से मैं मुंबई में उस मीटिंग के अंदर था। 9 तारीख को हमको ये बताया गया कि सुबह कस्तूरबा के हाथ से फ्लैग सैल्यूटेशन होने वाला है और उस सैल्यूटेशन में सबको जाना चाहिए। इससे मैं पहुंच गया था। मैं जब वहाँ पहुंचा तब हज़ारों लोग थे, मेरी उम्र के ज़्यादा लोग थे। और हुआ ये कि थोड़ी सी बारिश आ रही थी, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को रोकने के लिए टीयर गैस के बॉम्ब कहिए या शेल फेंके। मुझे कहा गया बाद में कि ये पहली दफ़े इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। तो ये हमने देखा, हमारे जब आँखें जलने लगी तो किसी ने चिल्ला करके कहा, जो मैंने सुना, कि आप अपने रुमाल को निकालिए और रुमाल को भिगो दीजिए और आँख पे लगा दीजिए तो शायद जलन कम हो जाएगी। तो हमने वो किया, उसकी असर हुई, जो सही है। लेकिन ये जब चल रहा था तब कब ये मालूम नहीं था कि नेता पकड़े गए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कस्तूरबा जी आएंगी, लेकिन वो शायद आ नहीं पाई, क्योंकि बाद में पता चला वो पकड़ी गई थी जी। अरुणा सफरी जी आई थी, रंडा तोलन करके चली गई। ये फिर भी बाद में पता चला कि जहाँ पर हम थे वहाँ से जब झंडा बंधन होने वाला था वो दिखाई नहीं दे रहा था और टीयर गैस की वजह से देखना मुश्किल भी था। तो झंडा बंधन हुआ जरूर,
लेकिन मैं उसके अंदर शरीक हो सका या मैं वहां तक जा पाया, ये नहीं हुआ। जी उसके बाद पुलिस की वजह से हम लोगों ने मैदान को छोड़ा। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग दिशा के अंदर, सब लोग जो थे, कौन थे ये भी कहना बड़ा मुश्किल, कि हजारों लोग थे उस वक्त, तो हम अलग अलग दिशा में गए। और मुझे याद है कि मैं प्रार्थना समाज की तरफ गया था, जो मुंबई का ओपेरा, उसके बाद नजदीक का एक चौक है, वहाँ फिर वही जो पुलिस ने यहाँ किया, वहाँ सब जगह जी पुलिस थी, और पुलिस जो भीड़ थी उनको भगा रही थी। फिर मैं धीरे धीरे सेंट जेवियर्स कॉलेज के हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद कुछ दोस्तों से बातचीत की। ठीक। और तो जी आप इस आंदोलन में गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन हम यहाँ आपसे ये समझना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये जो भारत की आज़ादी का एक सबसे बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, इसकी मूल्य क्या थे, वैल्यूज़ क्या थीं, और आज हमें उनकी कितनी ज़रूरत है? मैं जो 9 तारीख को मेरा जो अनुभव है मैंने आपके सामने कह दिया। सवाल यानी जो आप जो कह रहे हैं वो ये है कि 7 और 8 तारीख को जो हमने सुना नेताओं के मुंह से, और 8 तारीख का जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसको हम यानी अगस्त क्रांति का प्रस्ताव या जो भी कुछ कहिए वो कहते हैं, AICC का, उसके अंदर जो लिखा हुआ था, वो जो मुझे याद है, बार बार मैंने उसको पढ़ा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो ये है कि पूरी दुनिया की जो उस वक्त की परिस्थिति थी, खासतौर से लड़ाई को लेकर के उसका वर्णन था। और वो वर्णन में ये भी कहा गया था कि जापान हमारे बाउंड्री पे है, कब यहाँ पहुँचेगा मालूम नहीं है। आईएनए भी है, आईएनए अकेली आएगी या जापान की आर्मी के साथ जाएगी, उसका भी एक कुछ अंदेशा या सवाल था। जी हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि वॉर एफर्ट्स के लिए वजह से ब्रिटिश जो चीज़ें हमारे यहाँ से ले जा रहे थे उसकी चिंता थी। इन तमाम चिंताओं के बाद हमें यह कहा गया कि हमको आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भाषण में, रजिस्टर ने एक चीज़ है उनके भाषण में कहा कि अगर हम लोग पकड़े जाए तो आप खुद कांग्रेस के नेता हैं या आज़ादी के आंदोलन के नेता हैं, जो आपको योग्य लगे वो आप कीजिए, डू और डाई। आप जब तक आज़ादी नहीं मिलती है तब तक कुछ करते रहिए या मरिए, इस किस्म का एक ऐलान किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अपनी उन यादों को ताज़ा करने के लिए जो 9 अगस्त 1942 को आपने देखी या महसूस की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर साहब हैं। कुलदीप नैयर साहब, आज हम 1942 के इस अगस्त क्रांति आंदोलन की या भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आपकी नज़र में इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मैसेज है? देखिए, उस वक़्त ये कि भाई चाहे पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ चुका था और ये मुस्लिम लीग ने कहा था कि बंटवारा करो और हम अलग नेशन हैं, लेकिन तब भी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे, सोशल कॉन्टैक्ट थे वगैरह। और उसके साथ साथ ये भी कि सब आज़ादी के हक़ में था। मुझे याद है मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था उस वक़्त, और ये रेजोल्यूशन आ चुका था, और कुछ मुस्लिम लीग ने कहा था कि भाई तुम अपना टेबल अलग कर लो, किचन अलग कर लो, सब। तो ये हुआ, लेकिन हम जो बैठते थे तो सब वो अपनी सब्ज़ी मंगा लेते थे और गोश्त मंगा लेते थे, इकट्ठे बैठ के खाते थे, कोई फ़र्क नहीं था। चाहे बहुत कोशिश की गई इस बात पे कि भाई किसी तरह इकट्ठे ना रहें और टेबल ना, लेकिन ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो चुका था, लेकिन इस पर परवाह किसी ने नहीं की। जी, आप रहे कुलदीप नैयर साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। राम बहादुर राय जी, आप इस 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को किस रूप में याद करना चाहेंगे, और आज उसकी क्या रेलिवेंस है आपकी नज़र में, उसकी क्या महत्ता है? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की दूरदृष्टि से पैदा हुआ। अगर हम उस समय को याद करें तो जितना मैंने पढ़ा है और समझा है, कांग्रेस का नेतृत्व भारत छोड़ो के पक्ष में नहीं था, और जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में
अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में बैठक हुई तो महात्मा गांधी उसमें नहीं गए। उन्होंने मीरा बहन के हाथों एक मसौदा भेजा और उस मसौदे को भी कांग्रेस ने पारित नहीं किया। जब गांधी जी ने ये तय कर लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन वो छेड़ेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अकेले छेड़ेंगे, तब जाकर 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया और फिर 7 और 8 अगस्त को, जैसा पारिक साहब ने बताया, तो मुंबई के टैंक में वो सम्मेलन हुआ। उस समय की परिस्थितियां बहुत विकट थीं और एक तरफ जापान के हमले का खतरा था, दूसरी तरफ भारत में सांप्रदायिक विभेद बढ़ रहा था और झगड़े तरह तरह के थे। बंगाल में अकाल था, देसी रियासतें लोगों पर अत्याचार कर रही थी। ऐसे समय में लोग भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तैयार होंगे, इसकी नेतृत्व में आशंका थी। नेतृत्व समझता था कि लोग, ये समय नहीं है जब आंदोलन छेड़ा जाए, लेकिन लोग तैयार थे जी। और इस बात को महात्मा गांधी ने सबसे पहले समझा और उन्होंने ही फिर ये निर्णय कर लिया कि भारत छोड़ो की अपील करनी है, जिससे कि अगस्त क्रांति घटित हुई जी। और ये सच है कि अगस्त क्रांति के घटित होने से ही देश की आज़ादी जो आई 5 साल बाद जी, वह नज़दीक आ सकी। ठीक, आप रह रहे साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। आदित्य मुखर्जी साहब, आप इतिहासकार हैं और आपने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है, उन घटनाओं को भी आप बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। आपकी नज़र में इस 9 अगस्त का क्या महत्व है, क्या रेलिवेंस है और क्या मैसेज है? सबसे बड़ा इसका मैसेज है संघर्ष, और संघर्ष बाय पीपल। इतना स्पॉन्टेनियस पॉपुलर रेजिस्टेंस हमारे सारे आज़ादी की लड़ाई में कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, ये भारत छोड़ो के साथ भारत जोड़ो बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट था। गांधी जी के स्पीच का जिक्र हुआ है, अगर उसमें देखा जाए तो वो कहते हैं ये लड़ाई, दिस विल बी द विक्ट्री ऑफ द पीपल। इसके बाद कोई डिक्टेटर नहीं आएगा और पीपल आएंगे, मतलब ये लड़ाई हिंदुओं की नहीं है, साफ कहते हैं। दिस इज नॉट अ फाइट फॉर द हिंदूज, दिस इज अ फाइट फॉर द इंडियन पीपल, और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड वो कहते हैं कि अगर आपकी जान भी चले जाए, यू हैव टू सी कि कोई मुसलमान ना मारा जाए, कोई जू ना मारा जाए, एट्सेट्रा। तो ये वाला एस्पेक्ट बिल्कुल बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात जिसका जिक्र भी आपने किया कि इस आंदोलन में कई लोग शामिल नहीं थे। जैसे आरएसएस ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है, वो कहते हैं कि नथिंग टू वरी फ्रॉम आरएसएस, क्योंकि वो अपने मीटिंग्स में जाके कहते थे कि ये आंदोलन आपके लिए नहीं है, इसमें आप पीछे रहो, जब बाद में मुसलमानों से लड़ाई होगी तब देख लेंगे। तो इसको भी जब हम आज इसको मनाते हैं, नहीं थे जी, कम्युनिस्ट भी शामिल, कम्युनिस्ट भी नहीं शामिल थे, उनके अलग कारण थे जी। वो मुसलमानों की वेट नहीं कर रहे थे कि उनको मारेंगे, उनके वही कारण थे कि ये जो मौका है इस वक्त हमें जो एलाइड पावर्स है उनको वीकन नहीं करना चाहिए। ठीक। प्रेम सिंह जी, आपने तो आज कार्यक्रम किया, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक जुलूस निकाला, 9 अगस्त 1942 को याद किया। आपकी नज़र में इस तारीख़ की, इस आंदोलन की क्या अहमियत है? देखिए, जैसा यहाँ बताया गया है कि उस समय 2 तरह की विकट परिस्थितियाँ बन रही थीं। एक तो दूसरे विश्व युद्ध के चलते जो हालात बन रहे थे और जो सारी बहस हो रही थी, दूसरा जो सांप्रदायिक विभाजन की कोशिशें हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की कॉल दे कर के गेंद को नेताओं और उनके संगठनों और उनके विचारकों के पाले से निकाल कर और जनता के पाले में फेंक दिया। ये बहुत बड़ा, यानी जनसंघर्ष के इतिहास में लोहिया जी ने इसीलिए कहा है कि विश्व में जो जनसंघर्षों का इतिहास है, निहत्थी जनता के संघर्ष का इतिहास है, ये उसकी पहली घटना है। और सबसे बड़ा महत्व फिर वही बन जाता है
कि सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और जनता ने बिल्कुल स्वतः स्फूर्त होकर के जी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और ट्रॉट्स्की के हवाले से लोहिया ने कहा भी है, वे इस आंदोलन को और इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, जनता का दिन मानते थे जी कि भारत की 20% जनता ने इसमें हिस्सेदारी करी। तो ये एक इस तरह का प्रयास था कि जो युद्ध की शक्तियाँ यानी हिंसा की शक्तियाँ और जो सांप्रदायिक शक्तियाँ थीं उन्हें पीछे धकेला इस आंदोलन ने, चाहे थोड़े समय के लिए धकेला लेकिन धकेला। और दूसरा मुझे इसमें महत्व का बिंदु ये लगता है कि जो लंबे समय से स्वतंत्रता संघर्ष का हमारा इतिहास चल रहा था, सिलसिला चल रहा था, और उसमें जो दो धाराएं थी, क्रांतिकारियों की धारा थी और जो सतह पे अहिंसक आंदोलन कांग्रेस के गांधीवादियों को चल रहा था, इन दोनों का समायोजन भारत छोड़ो आंदोलन में हो जाता। ठीक। कुलदीप नैयर साहब, आप तो उसके गवाह रहे हैं, आप खुद बता रहे थे कि आप छात्र थे उस वक्त में, लेकिन उस वक्त जो ख्वाब देखे थे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने और जिसको लेकर के ये आज़ादी का बिगुल बजाया गया था, आज इसके 75 साल गुजर जाने के बाद आप इसका क्या आकलन करते हैं, क्या इवैल्यूएशन करते हैं कि वो किस हद तक हमें वो आज़ादी हासिल हुई? नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आज़ादी हासिल हुई और हमने डेमोक्रेसी यहाँ कायम कर दी, क्योंकि ये भी एक मकसद था हमारा। गांधी जी ने कहा था कि प्रजातंत्र होगा, वो तो, लेकिन जहाँ हम फेल हो गए हैं वो ये कि भाई सेकुलर ईथॉस नहीं कायम कर सके। मतलब कि ये हिंदू मुसलमान का अभी तक वो कुछ काफ़ी फ़र्क कम है, लेकिन अभी भी है। और मुसलमान अपने आप को इतने सालों के बाद भी अलग थलग समझता है कि उसमें इसका हिस्सा नहीं है। जी, राम बहादुर राय साहब, आप कितना सहमत हैं कुलदीप नैयर साहब से, और क्या जो स्पिरिट थी, जो उस आंदोलन के पीछे एक आत्मा थी, उसको किस हद तक हम हासिल कर पाएँ? 1942 का आंदोलन दरअसल अखंड भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था, लेकिन वह आंदोलन अंततः अंग्रेज़ों की कुटिल चाल से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में बदल गया। इसलिए ये कह सकते हैं कि एक जनसंघर्ष हुआ, आज़ादी आई, लेकिन वह आज़ादी आज भी अधूरी है। और इसीलिए बहुत बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत पाक एका की बात की थी, और अब उसमें बांग्लादेश भी जोड़ा जाना चाहिए। तो 1942 को जब हम याद करें तो यह भी याद करें कि वह महात्मा गांधी ने जो अपील की थी, महात्मा गांधी ने जो सोचा था, वो ये कहा भी था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो हमारी लाश पर होगा। यानी महात्मा गांधी के सपने का जो की आज़ादी थी वो तो पूरे देश की आज़ादी थी, कटे पिटे भारत की आज़ादी नहीं थी। और इस अर्थ में हमें भले ही पीढ़ियां लगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कोई दिन ऐसा आएगा जब 1942 की आज़ादी, 1942 की लड़ाई का जो सपना था वो पूरा होगा और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक महासंघ के रूप में, या जिस रूप में तीनों देशों की जनता कबूल करे उस रूप में एका बने, तो 42 को हम सार्थक रूप से याद कर सकेंगे। जी, हमारे साथ जीजी पारेख साहब बने हुए हैं। जीजी पारेख साहब, मैं आपसे ये बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूँगा कि इस मूवमेंट में आप 75 साल पहले शामिल हुए थे, इसका मकसद क्या था? इसको किस तरह की आज़ादी हासिल करनी थी, सामाजिक, राजनीतिक, या इससे आगे भी कुछ था? मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास हुआ और जो वहाँ पर स्पीचेस हुई नेताओं की, उसे लगता है कि हमने आज़ादी के बारे में जो एक बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया रेजोल्यूशन में कि आज़ादी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, जैसे अभी कहा गया, दूसरे नेताओं ने जो कहा अभी मैंने सुना कि सबके लिए,
वो एक महत्व की चीज थी। यानी कांग्रेस के जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने इसका विरोध किया, इन सब के लिए वो आज़ादी इस किस्म का एक विचार था। दूसरा एक विचार जो उसके अंदर था वो ये था कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि गोरे साहबों की जगह पर ब्राउन या काले साहब को लाना नहीं है, इस किस्म का विचार हमारे सामने रखा करते थे। और सत्ता जो काम करते हैं खेत के अंदर या फैक्ट्री में, उनके हाथ में जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वादा किया गया था उस रेजोल्यूशन में, वो वादा कभी नहीं पूरा हुआ। एक तरीके से जिस तरीके से अभी कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए आज़ादी चाहिए थी, उसी तरीके से जो सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए वो कहा गया था, वो कभी हुआ नहीं। और उस तरीके से वो अधूरी आज़ादी है, ऐसा हमारे जैसे काफ़ी लोगों को लगता है। चलिए, और ये बहुत बहुत शुक्रिया जी पारिक साहब मुंबई से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी यादें 9 अगस्त 1942 की साझा करने के लिए। आदित्य मुखर्जी साहब, फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म है कि ये दागदार उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं है जिसका इंतज़ार था हमको। और उसके बाद सब लोगों का यहाँ मानना है कि आज़ादी के लिए जो मकसद रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। पंडित जी ने कहा कि अपनी जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी तकरीर है कि हम कुछ हद तक इसको पूरा करेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि काफ़ी हद तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं जो वो मकसद था। क्या वजह रही, कहाँ फेल हुए? हर एक जवाब का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा दूरी मुझे 1942 से दिखती है कि वही फोर्सेस जो 1942 के खिलाफ थे वो आज पावर में हैं। और जो यूनिटी की बात होती थी उसके बदले आज हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये तो क्विट इंडिया को याद करके हमें अपने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को दोबारा याद करना चाहिए। सिर्फ अपनी विक्ट्री के बारे में नहीं कहना चाहिए कि कहाँ हम चूक गए, कि हम इतनी दूरी पहुंच गए, ऑलमोस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आके आज हम खड़े हैं। जी, प्रेम सिंह जी, आप क्या कहेंगे कि कहाँ चूक हुई और कहाँ से हम रास्ता भटक गए? देखिए, ये ठीक है कि अगस्त क्रांति के बावजूद और उसकी सारी प्रेरणाओं और आदर्शों के बावजूद विभाजन हो गया, लेकिन उसका सबक तो स्पष्ट ही था कि जो हुआ है उसके बाद हम बहुत सावधानी से अपना संविधान बनाएं, बहुत सावधानी से अपनी सरकारें, अपनी राजनीति को बनाएं और चलाएं। और वैसे प्रयास हुए भी। भारत का जो संविधान बनाया गया, इसमें जो बहुत सारी मूलभूत बातें आई हैं, उसमें यह भी है कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल्य थे उनके आधार पर इसे एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो सबक तो यही हो सकता है कि क्या हम एक बराबरी का समाज बना रहे हैं, यानी संविधान पे चल रहे हैं? क्या हम धर्मनिरपेक्षता के हक में काम कर रहे हैं और हम अपने लोकतंत्र को जनता से जोड़ करके चल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 1991 के बाद से अब तक जितनी सरकारें हैं, उन्होंने धीरे धीरे हमारे संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करना का काम शुरू किया हुआ है। और जो डिक्टेट आता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, WTO से, मल्टीनेशनल से, उनके पक्ष में होता है। तो हम सार्वजनिक क्षेत्र से सीधे सीधे कॉरपोरेट या निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये एक समय है कि हम अगर याद करना चाहते हैं उसकी रिलेवेंस को, तो हम इस नज़रिए को बदलें। जी, आदित्य मुखर्जी साहब, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त कम है, आपकी एक अंतिम टिप्पणी कि ये जो संविधान हमने बनाया उसमें उस वक्त में कुछ लोगों ने कहा, सोच समाजवादी और वामपंथी शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इस तरह की बात। लेकिन बाद में 52 से हम देख रहे हैं कि उसी की कसम खा करके और आज भी ये कंसेंसस है कि ये बेहतरीन दस्तावेज़ है मानवता की काम सर्व करने के लिए। जी। फिर क्या वजह है कि हम अपनी उन संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं?
कारण ये है कि जो इन्होंने अभी कहा जी। कि जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन हमारे नेशनल मूवमेंट में थी, आम जनता जो मूवमेंट में थी, और 42 का यही सबसे बड़ा लेसन है जी। कि स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, पोएट्स, राइटर्स, मतलब कोई भी नहीं था जो कि इसमें किसान, शामिल थे। मजदूर, महिलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जी। शामिल थे, वर्कर्स भी शामिल थे, 3-3 महीने स्ट्राइक्स चली। जी। तो ये जो था आम जनता का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में से हटता जा रहा है। पॉलिटिशियन वर्ड लेते ही सब कहते हैं बाबा ये तो चोर चमार गलत किस्म के आदमी होंगे, है ना। तो ये दिस इज वन रीजन आई थिंक that we have allowed politics to go where it has. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, डॉक्टर प्रेम सिंह, राम बहादुर राय साहब, कुलदीप नैयर साहब, और फ़ोन लाइन पर मुंबई से हमारे साथ थे वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर जी पारिक। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश स्पष्ट है, जिसकी आधार पर संविधान की रचना हुई और फिर पिछले 70 वर्षों में ये देश चला है। तीसरी दुनिया के देशों में भारत शायद अकेला ऐसा देश है जिसने अबाध रूप से लोकतंत्र को मजबूत किया है और समाज के कमज़ोर तबकों को भी फ़ायदा पहुंचाने का काम हुआ है। किस हद तक हुआ है ये इतिहासकार आगे आने वाले दिनों में हमें बताएंगे। देश देशांतर में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।